हेलो गाइस, आरती वर्मा मैम की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं एसएससी का, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, क्यों हो, जेडी हो, एमटीएस हो, एचएसएल हो। एसएससी का जितना भी एग्जाम आप देने वाले हो 2026 में, वो सारे स्टूडेंट इस चैप्टर्स को देख सकते हैं। और जो भी मैं जीएस के चैप्टर्स कराने वाली हूँ आगे फ्यूचर्स में, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, साइंस, स्टैटिस्टिक, करंट अफेयर, सब कुछ ऐसा जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे बच्चे आप देख सकते हो। मैं जो कंटेंट लेकर आई हूँ ना, ऐसा लेकर आई हूँ मैं आपको कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ ना, इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैंने तैयार किया है। अगर क्वेश्चन घुमा के भी आता है, ठीक है, तब भी आप उसका आंसर बहुत इजीली दे दोगे, और मैंने बहुत इजी वे में बताया गया है आपको। चलो मैं आपको ना क्वेश्चन वन दिखाती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको पहले, उसके बाद मैं कंटिन्यू आपको बताऊंगी क्या पढ़ा रही हूँ आज मैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मैंने ये एमसीक्यू बेस तैयार किया हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको करवाऊंगी कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है, ठीक है, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है सब बनेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड करे हुए हैं। न्यू पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं। एआई बेस्ड सारे क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर्स में, यानी इस चैप्टर्स में मैंने डाले हुए हैं। तो आपको ना कुछ भी करने की नहीं है, ये लेक्चर है, ये पीडीएफ रिवाइज करना है और इस चैप्टर का बार बार रिवीजन करना है। इससे पहले हम जान लेते हैं क्विक कि ना क्या बोलते हैं कि सिलेबस क्या है आपका हिस्ट्री का। तो जब तक आप सिलेबस नहीं जानोगे, ठीक है, आप पढ़ाई कैसे करोगे। देखो, है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मेडविल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इन सबके टॉपिक सारे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है, मैंने सब कुछ मेंशन किया है। देखो, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आता कि वो हम पढ़ेंगे। आज हम करेंगे प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब टॉपिक वाइज करेंगे हम, ठीक है। ये मैडविल के सारे टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मैंने सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं। जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट वे में आते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है, और ये रैंकर सीरीज है। पीडी क्लास में पढ़ने वाला सारा बच्चा ढंग से पढ़ाई करेगा, ठीक है, ट्रैक करेगा। तो मैनिफेस्टेशन कर लो मन में 2 मिनट्स के लिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको अच्छे से लर्न रहता है, ठीक है, याद रहता है। एंड हमने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स यस में लेकर आना है, ठीक है। प्रेजेंट वे में मैनिफेस्टेशन कर लो, सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले सभी बच्चे इस चैप्टर्स को देख सकते हैं, यानी आने वाली वीडियोस में जो भी मैं करवाऊंगी वो सब देख सकते हो। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं 5 मिनट शो भी लेकर आऊं क्या, क्योंकि उसमें मैं क्या करूंगी ना, जो भी मॉक टेस्ट है या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है तो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गवर्नमेंट उनको टारगेट कर रहा है, ये मैं सोच रही हूँ कि उसमें सारा कवर अप कराऊं, ताकि आप बच्चों को ना इजी रहे। तो आप मुझे बताना कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैं हिस्ट्री खत्म कराऊंगी, आप मुझे बताना कि मैं पॉल साइंस करवाऊं, ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कराऊं मैं, सॉरी, पॉलिटिक्स कराऊं मैं आपको, या जियोग्राफी, या इकोनॉमिक, साइंस, जो भी इसके बाद हम वो करेंगे वो हम आगे बात कर लेंगे। एक चीज और, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी। मैंने जो जीएस का जो मैंने ये आपका स्टार्ट करवाया है, ये मैंने न्यू यूट्यूब चैनल पे करवाया है। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम भी न्यू बनाया है और इंस्टाग्राम भी न्यू बनाया है, ताकि बच्चों को ना मैशअप ना हो, कंफ्यूज ना हो बच्चे। तो वहां पे भी सारी वीडियो जो मैं करवा रही हूँ आपको, इसका पीडीएफ मैं वहां डालूंगी। तो वहां पे आप लिंक पे मतलब आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इन फ्यूचर सीजन के लिए, ठीक है। और जो भी न्यू बच्चे हैं वो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, और जो भी बच्चे एसएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास परचेज नहीं कर पाते हैं, उनको शेयर कर दो। क्योंकि जो मैं करवाऊंगी ना आपको, मैं ऐसा कंसेप्ट का करवाऊंगी, ऐसा कंसेप्ट वाइज करवाऊंगी कि आपको क्लास परचेज करने की नहीं है। मैं इतना अच्छा कंटेंट दूंगी आपको, क्योंकि भाई आई अंडरस्टैंड बहुत से बच्चे नॉर्मल उससे आते हैं, जॉब करते हैं, वो क्लास परचेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमने भी ऐसे ही स्टडी करी है, फिर आज जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं।
तो आई अंडरस्टैंड, ठीक है। और मेहनत करनी है, सबको पढ़ना है और माता पिता का नाम रोशन करना है और मेरा नाम रोशन करना है। चलिए आइए हम स्टडी करते हैं। आयरन एज का नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि इस समय में ज्यादातर औजारों और हथियारों में लोहे ने डैश जगह ले ली थी, जिसकी शुरुआत मिडल ईस्ट और दक्षिण पूर्वी यूरोप में हुई थी। बताइए। आयरन एज एक ऐसा ऐतिहासिक दौर है जिसमें औजारों और हथियारों और अलग अलग चीजों के लिए लोहे के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। ये दौर तब शुरू हुआ जब लोहा धीरे धीरे औजार और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्यतः धातु के तौर पे कांस्य यानी ब्रोंज ब्रोंज की जगह लेने लगा। ठीक है। ब्रोंज युग में यानी कांस्य युग में लोहा युग में बदलाव एक महत्वपूर्ण तकनीकी तरक्की थी। ठीक है। ये क्या कर रहे थे ना, ब्रोंज से ये लोहा युक्त में जा रहे थे। उस समय आयरन एज नहीं चल रहा था। ब्रोंज के बाद आयरन एज स्टार्ट हुआ। ठीक है। कांस्य से ज्यादातर मात्रा में लोहा मिलने लगा और लोहा क्या होता है, ताकतवर होता है, ज्यादा मजबूत होता है, जिससे ये अलग अलग कामों के लिए ज्यादा सही था। ठीक है। आयरन एज यानी लोहा, जो लोहा युग था, की शुरुआत मिडल ईस्ट और दक्षिण पूर्वी यूरोप में हुई और फिर यह दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया। इस दौरान इसमें ना क्या हुआ, इंसान ने एक नई सभ्यता और नई तकनीकों को प्रगति दी। ठीक है। इस अहम भूमिका को आयरन एज कहा जाता है और इसका आंसर क्या है, ब्रोंज आंसर है इसका। ठीक है। ब्रोंज पे क्लिक कर लो। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में हड़प्पा शहर नहीं पाया गया था? साथ साथ मेरे याद करना है आपको। उत्तराखंड में हड़प्पा की सभ्यता नहीं थी, गुजरात में हड़प्पा की सभ्यता पाई गई है, राजस्थान में पाई गई है, हरियाणा में पाई गई है। इसका कंसेप्ट देखो पहले मेरी बात। धोलावीरा, कालीबंगन और बनावली। धोलावीरा गुजरात की हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगन राजस्थान की और बनावली हरियाणा की। बार बार इस चैप्टर से ना क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लो। मैचिंग में भी पूछे जाते हैं। धोलावीरा गुजरात, कालीबंगन राजस्थान और बनावली हरियाणा की। तो हमारे पास क्या है, उत्तराखंड में कोई भी सभ्यता नहीं थी हड़प्पा शहर की। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस अवधि में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था? कैटल युग एक पुराना और बड़ा शहर था, ठीक है, जो दक्षिण मध्य तुर्की में था। यह नियोलिथिक युग का है। ठीक है। यह नियोलिथिक युग का है, जिसे नया पाषाण युग भी कहा जाता है। कैटल युग में ज्यादातर घर मिट्टी के ईंटों और लकड़ी के सपोर्ट से बने होते थे, जो उस समय की शुरुआती आर्किटेक्चर तकनीकों को दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम पे दिया हुआ है आपको, सेम ऐसा ही। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नियोलिथिक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा साइट हरियाणा में है? मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था और ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करवाया ना मैंने ऊपर, बताओ कौन सी हड़प्पा साइट हरियाणा में है? राखीगढ़ी हिसार, हरियाणा में एक हिस्सा है हिसार, वहां पे राखीगढ़ी। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। राखीगढ़ी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े ज्ञाता कस्बों में से एक माना जाता है। हरियाणा में कुछ अन्य हड़प्पा स्थल है, बनावली, याद कर लो, बनावली, कुनाल, बिदाना, फरमाना, गिरवाण, मिथाल। ये ऐसे आपको कुछ अन्य हड़प्पा स्थल पाए गए हैं हरियाणा में और इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको याद कर लो। इसका आंसर है सी। निम्नलिखित में से किस काल में कैटर युग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में था? नियोलिथिक। अभी किया है ना हमने, क्या है ना हमने, तुर्की में एक मशहूर नियोलिथिक साइट कैटल युग लगभग 7500 से 5700 बीसी तक फैली हुई थी। मेसोलिथिक ने पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का पुल का काम किया, जिसमें माइक्रोलिथिक और ब्लेड वाले छोटे पत्थर के औजार शामिल थे। पिलियोलिथिक में शुरुआती औजार का इस्तेमाल हुआ और चालकोलिथिक में कांस्य यानी ब्रोंज युग से पहले तांबे के औजार का इस्तेमाल हुआ। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ए। क्या
निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? ठीक है, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। पुरापाषाण या काल के दौरान यानी पैलियोलिथिक पीरियड्स के दौरान शुतुरमुर्ग पाए गए। ठीक है, पुरापाषाण काल में, जैसे मतलब पाषाण युग भी कहा जाता है, पुराना वाला, वहां कहा जाता है कि विशेषतः शुरुआती मानव आबादी द्वारा पत्थर के औजार का उपयोग होता था। यानी उस दौरान पहले हम ना पत्थर का उपयोग करते थे, दिखते थे ना पत्थर से आप आग जलाना, ये सब था ना, पहले पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। फिर का इस्तेमाल हुआ, फिर आयरन एज आया, फिर आयरन का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कैसे करना है, क्या करना है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में हड़प्पा शहर नहीं पाया गया? अभी हमने किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नहीं पाया गया। हड़प्पा स्थल गुजरात, धोलावीरा, लोथल, श्रीकोटदा, राजस्थान में कालीबंगन और हरियाणा के राखीगढ़ी, बनावली, और 5 मैंने और राज्य बताए थे आपको, उसको भी याद कर लेना, जैसे राज्यों में पाए जाते थे। भारत में खोजी गई 1400 से ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से 950 स्थल है। सभ्यता के मुख्य केंद्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, मोसोपोटामिया के लोग इनमें मोसोपोटामिया के लोग इनसे बनी पट्टियों पर लिखते थे। बताओ, मोसोपोटामिया के लोग मिट्टी की बनी पट्टियों पर लिखते थे। गीली मिट्टी से एक सपाट पट्टी बनाई जाती थी और लिखने वाला एक छड़ी या सरकंडे से बनी कलम का इस्तेमाल करके उस पर निशान बनाते थे। फिर उस मिट्टी को सूखने के लिए हवा में छोड़ दिया जाता था। तो इसका आंसर क्या है बताओ? क्ले, यानी थर्ड आंसर है हमारा। जिससे लोहा युग की सबसे व्यापक मिट्टी के बर्तन माना जाता है, का मतलब है, क्या मतलब है बताओ? एनपीपीडब्ल्यू जिसे लोहा युग की सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी के बर्तन के रूप में माना जाता था, मतलब नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। इसका जो फुल फॉर्म है एनपीपीडब्ल्यू, नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ठीक है, एनपीपीडब्ल्यू पूरे उत्तरी भारत में खासकर गंगा के मैदानों में पाया जाता था। ये एक शानदार मिट्टी का बर्तन माना जाता है जो केवल कुलीन लोगों के पास मिलता था, जो सामाजिक स्त्रीकरण को दिखाता है। ब्राह्मणवादी वर्चस्व का नतीजा था। यह शुरुआती शहरीकरण और महाजनपद के उदय में से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है बताओ? इसका आंसर है नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेरी। ठीक है, त्रिकला त्रिकाला पॉलिश किया हुआ बर्तन। अब सूखी हुई किस नदी के तट पर प्राचीन शहर हड़प्पा का निर्माण हुआ था? प्राचीन हड़प्पा शहर रावी नदी के सबसे सूखे तट पर बसा था। यानी कि रावी नदी है जहाँ पे वो सूख चुका था, जहाँ पे वो रावी नदी का हिस्सा, वहां पे प्राचीन हड़प्पा बसा हुआ था। इसकी खुदाई 1920 से लेकर 1934 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया। 1940 में व्हीलर द्वारा और 20वीं सदी के अंत में एक अमेरिकी और पाकिस्तानी दल द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में, अगर मैं जोर देती हूँ ना जिस बात पे, तो ध्यान देखना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित आधुनिक हड़प्पा स्थल पर हुई थी। ठीक है, जो मैं जोर देती हूँ ना जिस बात पे, उस बात पे ध्यान रखो, ताकि वो चीज ना आप जब पीडीएफ रिवीजन करो तो आप वो कर सको। ठीक है, इसका आंसर रावी नदी है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन के सबसे प्राचीन रूप का नाम क्या है? सिंधु लिपि सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा विकसित लेखन प्रणाली है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्राचीन लेखन शैली है। हमने हिंदू यानी सिंधु लिपि के चिन्हों के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरण खोजे हैं, जो रावी और कोटदीजी नदी के उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर प्रमाणित है। सिंधु लिपि के लगभग 400 मूल चिन्हों की पहचान की गई है। ठीक है, 400 मूल चिन्हों की। तो इसका आंसर क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन के सबसे प्राचीन रूप का नाम इंडस स्क्रिप्ट है। ठीक है, सिंधु से इंडस कहा जाता है।
ठीक है, सिंधु लिपि बताई गई है ना। हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित में से किस भाग को निचला नगर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हड़प्पा नगर के पूर्वी भाग को निचला नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम सैनी ने, दयाराम याद रखना, हड़प्पा नगर की खोज कब की गई? 1921 में। किसने की? दयाराम सैनी ने सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में की थी। ठीक है, एक विशिष्ट हड़प्पा नगर दो भागों में बटा था। कौन कौन से वो दो भाग है? पश्चिम भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचा था, ठीक है, उसे क्या कहा गया? गढ़ कहा गया। पूर्वी भाग जो बड़ा था लेकिन नीचा था, क्या था? नीचा था पूर्वी भाग। दो भागों में बांटा गया हड़प्पा को, कौन सा? पूर्व और पश्चिम। पश्चिम भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचा था, यानी ऊपर की साइड, उसे गढ़ कहा गया। पूर्वी भाग जो नीचे की साइड था, जिसे निचला नगर कहा गया। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निचला नगर, तो क्या हो गया? पूर्वी यानी ईस्टर्न। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं वर्तमान राजस्थान और ओमान में प्राप्त हुई थी? आइए जानते हैं। हड़प्पा वासी विभिन्न स्थलों से कच्चा माल प्राप्त करते थे। संभवतः वो वर्तमान राजस्थान और ओमान से भी तांबा प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, तांबा, चांदी और कांसा जैसे धातुओं से परिचित थे, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थे? सोना, तांबा, चांदी और कांसा जैसी धातुओं से वो परिचित थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? तांबा, राजस्थान और ओमान में क्या प्राप्त किया था? तांबा प्राप्त किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर यानी तांबा। हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। रंगपुर भारत के गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित है। अभी तो आपसे ये पूछ ले कहाँ पर है, तो रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। लेकिन अगर गुजरात के राज्य के बारे में पूछ रहे तो क्या बोलोगे आप? सुरेंद्रनगर में। ये इसके जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? गुजरात। एक मिनट। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी की मेसोपोटामिया लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। ठीक है, चलो आप देखते हैं। मेलू मेलुहा के साथ संबंध का उल्लेख मेसोपोटामिया के दस्तावेज में मिलता है। ठीक है, जो लगभग 2350 ईस्वी पूर्व से मिलता है। कई विद्वानों का मानना है कि टिग्रिस फरात क्षेत्र के मेसोपोटामिया के निवासी द्वारा इसे मेलुहा के नाम से जाना जाता था। वो लोग किस नाम से जानते थे? ये क्वेश्चन है हमारा। तो मेलुहा के नाम से जानते थे। ठीक है, नाम गांव नाम गांव गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? आदो जानते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थित है। ये पुणे के टूर तहसील में एक उत्तर हड़प्पा कालीन कृषि प्रधान गांव है। ठीक है, यह भीम नदी की सहायक घोड़ नदी के तट पर स्थित है। यह एक कब्रिस्तान था। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा सत्यपात तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों में बाहर रखा गया? इसका आंसर है ए, लोहे की पट्टियां। सिंधु घाटी सभ्यता के, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्यपथ वस्तुकला तत्व शामिल नहीं था? जिसका आंसर क्या है बताओ। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। आयरन स्लैब। द वर्ड
Megalithic come from two words. Megas means great and lithas means stone. ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? ग्रीक। महान स्नानघर यानी ग्रेट बाथ के आवेश निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर है डी, मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रसिद्ध संरचना है तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। इसे धार्मिक स्नान एंड सार्वजनिक अनुष्ठान से संबंधित माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मेगालिथिक स्थल भीमा नदी की सहायक घोर नदी के तट पर स्थित है? मैंने बताया भी था आपको, इसका आंसर बी है, इनाम गांव। ये आंसर मैंने बताया था ना आपको, करवाया था ना इनाम गांव का। ये एक महत्वपूर्ण मेसोलिथिक, चालकोलिथिक एंड मेंगोलिथिक स्थल है जो घोर नदी यानी भीम नदी के सहायक के किनारे स्थित है। यह आंसर, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया हुआ है, याद रखना हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हमने कंसेप्ट में किया था, याद है ना? हड़प्पा। हड़प्पा यानी इसका आंसर क्या है हमारा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है? बताओ क्या है? बुर्ज होम यानी बी आंसर है इसका। मानव विकास के प्रारंभिक चरण के प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के सामान्यतः क्या कहा जाता है? ओल्ड स्टोन कहा जाता है यानी पाषाण काल कहा जाता है। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 3 भाग कौन से हैं? टाडेल, मिडल टाउन, रोवर टाउन। ठीक है, और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट नगर था। धोलावीरा गुजरात का हड़प्पा स्थल है और ये 3 भागों में बटा गया। ये 3 भाग इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे। भारत के सभ्यता इतिहास में नवशांड यानी न्यू स्टोन एज से कहा गया है नियोलिथिक को। हमने ये कहा, पहले भी पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इसे न्यू युग कहा गया है। इस प्रकार के मेगालिथ यानी समाधि स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर को वृत्ताकार रूप में लगाया जाता था। बताओ, कैर्नर वृत्त में लगाया जाता था। कैर्न वृत्त होता है, उस वे में हम लगाते थे। ये मेगालिथिक समाधि का वह प्रकार है जिसे कब्र के चारों और छोटे बड़े पत्थरों को गोलाकार यानी वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता था और यह दक्षिण भारत के मेगालिथिक स्थलों में सामान्य रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर हमारा ए है। हड़प्पा सभ्यता घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जबकि सांची, ठीक है, ये बौद्ध स्थल है। और ये क्या है? मुजरिस, ये क्या है? प्राचीन बंदरगाह है रोमन काल का। और अयोध्या ऐतिहासिक पुराणिक नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है ये तीनों। ठीक है, 1800 ईस्वी के आसपास के 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? ये हमें कब किया गया था? 2007 में। ठीक है, 2007 में ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीन वैदिक परंपरा और ज्ञान विरासत का महत्वपूर्ण प्रमाण देती है। हड़प्पा वासी वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में कौन सी धातु प्राप्त करते थे? याद है ना, मैंने राजस्थान में बताया था, कॉपर। ठीक है, चलो कंसेप्ट देखो। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का व्यापक उपयोग होता था। वर्तमान राजस्थान में यानी खेतरी क्षेत्र में तांबा प्राप्त किया जाता था जिससे औजार, हथियार और आभूषण बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बताओ। चोटुगई, चोटुगई यानी ए। चोटुगई सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो अमू दरिया नदी के पास अफगानिस्तान में स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यह स्थल हड़प्पा वासी के व्यापक विस्तार को दर्शाता है। पारंपरिक मानव द्वारा मैक्रोलिथस किस रूप में उपयोग किए जाते थे? स्टोन टूल के रूप में प्रयोग किए जाते थे। मैंने बता रखा है आपको कंसेप्ट में।
अब हम 40 क्वेश्चन करेंगे प्री हिस्ट्री के, और ऐसे 40 से 60 क्वेश्चन करेंगे इंडस वेला के। चलो अब ये आपके टेस्ट नॉलेज को देखते हैं अब, ठीक है। किस युग को प्राचीन पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, बताओ। प्राचीन पाषाण युग किसको जाना जाता है? बी पैलियोलिथिक। प्रागैतिहासिक काल शब्द का उस अवधि को संदर्भित करता है, किस अवधि को? रिटर्न रिकॉर्ड्स यानी लिखित अभिलेखों से पहले। मनुष्य ने सबसे पहले आग का प्रयोग किस युग में किया था, बताओ। पैलियोलिथिक युग में। उस समय था ना, पत्थरों का प्रयोग करते थे, याद है ना, और उससे आग बनाते थे। मैक्रोलिथिक और औजार निम्नलिखित श्रेणी में से संबंधित है, किसमें? मैसोलिथिक से संबंधित है। भारत में कृषि की सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिलते हैं, बताइए। क्या आंसर इसका? मेहरगढ़ में मिलते हैं। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि पशुपालन के उदाहरण मिलते हैं। इस युग में पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार का प्रचलन शुरू हुआ, न्यू स्टोन एज में, यानी नियोलिथिक युग में। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी, क्या थी पहली धातु? तांबा। नव पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या है? खेती और स्थायी जीवन। कौन सा स्थल गड्ढे द्वार आवास के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? बुर्ज होम। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत पुरापाषाण काल में हुई थी? नहीं, नवपाषाण काल में हुई थी। घोड़े को सबसे पहले पालतू बनाया गया था कांस्य युग में। सबसे पहले औजार बनाने वाले कौन थे, कौन थे बताओ? होमो हेमिलिस। इस युग को खाद्य उत्पादन युग कहा गया है, न्यू स्टोन एज में, नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक काल। भारत में कला का सबसे प्राचीन रूप है भीमबेटक की गुफाएं, चित्रकारी, ठीक है, ये आंसर है, भीमबेटक की गुफाएं और चित्रकारी। भीमबेटक केव आर लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। द अर्लीस्ट ह्यूमन लिव्ड बाय, कहाँ पे है बताइए? हंटिंग एंड गैदरिंग, ये आंसर है इसका। विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन नियोलिथिक साइट? नियोलिथिक साइट का एग्जाम्पल क्या है हमारा, याद है? हलूर, कोल, देवा, बुर्ज होम। क्या आंसर है इसका? ये तीनों ही नियोलिथिक काल में पाए जाते हैं, यानी नियोलिथिक साइट है वहां पाए जाते हैं ये। तो ये का आविष्कार कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में, यानी न्यू स्टोन एज में। पुरापाषाण काल के औजार अधिकतम निम्नलिखित सामग्री से बने होते थे, इससे पत्थर से। देख लो, पैलियोलिथिक उस समय के दौरान, पैलियोलिथिक काल में हमने पत्थरों का निर्माण किया, उसी समय हमने आग बनाना शुरू करा, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर हमें सब सामग्री मिली पत्थर की मिली थी, यानी स्टोन की। मध्य पाषाण काल के लोग ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को, भी आंसर है इसका। सिक्के के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से? मुद्रा शास्त्र, आज भी। द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ पोट्री इज फाउंड इन न्योलिथिक। इन द मेसोलिथिक एज क्लाइमेट बिकेम, तो क्लाइमेट था कैसा था? वार्म एंड ड्राई था, ठीक है। ताम पाषाण युग वह युग है जिसमें कॉपर स्टोन होते थे, ठीक है। ताम पाषाण युग में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता था, बताओ। तांबा तो होता था, पत्थर भी था, और देखो डी, ये तो ऑप्शन से कर लो, ए और बी अगर थे तो ये भी होगा, क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। एथियस्टिक संबंधित रीति रिवाज सबसे पहले पाए जाते थे कहाँ? न्यू स्टोन एज में, नवपाषाण काल में, नियोलिथिक काल में। किस स्थल पर गाय के पालतू बनाने के लिए सबसे शुरुआती प्रमाण मिलते हैं? ये कहाँ मिलते हैं? कोलिड हवा, यानी कोलिड हवा में मिलते हैं, यानी ए आंसर है इसका। भारत में सबसे पहले जिन खाद्य अनाजों की खेती की गई थी
वह थे गेहूं और जौ। गेहूं और जौ को सबसे पहले अनाज के रूप में शामिल किया गया था। इस युग में प्रथम ग्राम बस्तियों का उदय हुआ था। बताओ, नवपाषाण काल में प्रथम ग्राम बस्तियों का उदय हुआ था। ठीक है, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? सबसे पहले खोजा गया हेमिनिड था। क्या था? हेमिनिड। ठीक है, ऑस्ट्रोलोपेथिक्स, यानी सी आंसर है। पुरापाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज में मनुष्य क्या खाते थे? फल, और वहां पे शिकार करते थे। उस दौरान लोग शिकार किए हुए जानवर खाते थे। ठीक है, न्यू स्टोन एज यानी नवपाषाण काल के घर आमतौर पर कैसे बने होते थे? बताओ, ये सी आंसर है इसका। आयताकार, गोलाकार, झोपड़ी की तरह। जैसे पहले हम झोपड़ी थी ना गांव में, वैसे बने होते थे पहले। सबसे प्राचीन ज्ञात सेरेमिक मिट्टी का बर्तन कहाँ से है? बताओ, न्यू स्टोन एज यानी नवपाषाण काल। हाथ की कुल्हाड़ी जैसे औजार किसके होते हैं? निम्न पाषाण यानी लोअर पैलियोलिथिक। विकास का प्रस्ताव रखा था। विकास का प्रस्ताव किस वैज्ञानिक ने किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन के माध्यम से मानव विकास का प्रस्ताव रखा था? बताइए। डार्विन। किस युग में ब्लेड और हड्डी के औजार का प्रचलन था? बताइए। उच्च पाषाण काल में। किस स्थल पर चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं? बताइए। पॉलिड पॉलिड हवा में मिलते हैं। नवपाषाण काल के लोग काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये बताया था ना, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री बनाते थे ये लोग। खुरचनी, बुरनी जैसे औजार का संबंध किससे था? पुरापाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज में। भारत में मानव अस्तित्व के सबसे शुरुआती प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। नर्मदा घाटी के पास सबसे पुराने। अब इंडस सिविलाइजेशन के 60 क्वेश्चन देखो। सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से जाना जाता है। बताइए। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये आंसर बताया था मैंने, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। लोहा युग में जैसे ब्रॉन्ज युग था पहले, फिर लोहा युग में बदला था ना, याद है ना? फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था हमने। ठीक है, सॉरी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की सबसे अंगूठी विशेषता यह थी कि सुनियोजित जल निकासी प्रणाली है। ग्रेट बात यहाँ स्थित है। कहाँ पे? मोहनजोदारो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और घुमा के पूछा गया है। सिंपल भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब समझ जाओगे आप कैसा क्वेश्चन है वो। गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल है? मैंने भी सिखाया भी था, लोथल। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके। इस स्थल को सिंधु घाटी का मैनचेस्ट कहा जाता है। बताओ। डी सुनुदारो। हड़प्पा वासियों द्वारा प्रयुक्त लिपि यह थी। बताइए क्या थी? चित्रात्मक यानी पिक्चरग्राफी, पिक्टोग्राफी, सॉरी। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो पाया गया है ना, तो राखी गढ़ी में पाया गया है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है धोलावीरा। हड़प्पा वासी, देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना। भारत में सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल पे है, ठीक है, वो ना राखी गढ़ी है। और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है हमारा, वो क्या है? धोलावीरा। हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कौन सा व्यवसाय करते थे? बताओ। कृषि का काम करते थे ना, पहले खेती करते थे। पहले खेती बाड़ी बहुत होता था उस टाइम पे। अभी भी होता है, लेकिन उस टाइम पे सबसे पहले जो व्यवसाय था वो सिर्फ खेती बाड़ी के थ्रू था। फिर भारत का विकास हुआ हमारा। धीरे धीरे लोग इंडस्ट्रीज में भी आने लगे, लेकिन ये उस काल के दौरान की बात है। तो खेती बहुत ज्यादा की जाती थी, बार्टर सिस्टम चलते थे उस टाइम पे। ठीक है। हड़प्पा वासियों को कौन सी फसल के बारे में जानकारी नहीं थी? बताओ।
चावल। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे खेती की गई वो गेहूं और जौ की गई। उनको इसकी चावल की ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। ये तो बाद में इसके प्रमाण मिलते हैं हमें चावल के। इस हड़प्पा नगर में एक डॉक यार्ड था। देखो पहले के लोग मतलब कितने मतलब नॉलेजेबल थे, और कहते हैं डॉक यार्ड था उस दौरान पे, और कहाँ पे था, लोथल। हड़प्पा कालीन मोहरे मुख्यतः किससे बने होते थे? ठीक है, टी टाइट से। यूनिकॉर्न का प्रतीक निम्नलिखित पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे यूनिकॉर्न का जो प्रतीक माना गया है, जो मोहरे लगाते हैं ना, स्टैम्प लगाते हैं, उसमें मारा गया। प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल प्रतिमा किससे बनी थी? जो उसकी प्रतिमा थी, ठीक है, वो बनी थी कांसे से, यानी इससे, ब्रोंज से। प्रसिद्ध पुजारी राजा प्रतिमा किससे बनी है? बताओ। सी टाइट। हड़प्पा सभ्यता के घर अधिकतर किस सामग्री से बने होते थे? ठीक है, पकी हुई ईंटों से। और इसके प्रमाण पाए जाते हैं। अगर आगे भी आप क्वेश्चन देखोगे तो उस समय भी जब देखोगे ना, पके हुए ईंट से वो निर्माण करते थे। हड़प्पा वासी के मुख्य आहार में निम्नलिखित शामिल थे। देखो सबसे पहले खेती भी हमने गेहूं और जौ की करी थी। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर? आहार किस क्या शामिल थे हड़प्पा वासी में? गेहूं और चावल, सॉरी गेहूं और जौ, चावल तो बाद में आया था ना। अग्निवेदी निम्नलिखित स्थानों पर पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है? कालीबंगन। स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ पाए गए हैं। कहाँ? धोलावीरा में। हड़प्पा वासियों को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी? लोहा। पहले जानकारी नहीं थी ना, बाद में लोहा आया था, ब्रोंज के बाद लोहा आया था, जब आयरन एज की यानी कि आयरन युग की शुरुआत हुई थी तब। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित पर आधारित थी। ठीक है, कृषि और व्यापार पर। कृषि का ही व्यापार करते थे वो लोग पहले। आईवीसी, ठीक है, आईवीसी में सबसे व्यापक रूप से उगाए जाने वाली, ठीक है, फसल थी गेहूं। हड़प्पा सभ्यता में वजन निम्नलिखित पे आधारित थे। दशमलव प्रणाली पे आधारित थे, यानी डेसिमल सिस्टम पे। हड़प्पा वासी पूजा करते थे किसकी? पशुपति यानी आद्य शिव की। ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं बताइए? कालीबंगन में। लोथल का गोदी खाना नदी पर बनाए गए थे। बताओ। उगावो। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य रूप से जिस जानवर का उपयोग नहीं किया जाता था वह था, क्या था? घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पा वासियों की लिपि यह है, अपठित। अन्न भंडार निम्नलिखित स्थानों पर खोजे गए थे। हड़प्पा में भी और मोहनजोदारो में भी। हड़प्पा वासियों का मुख्य निर्यात उत्पाद था, क्या था भाई? मोती और सूती वस्त्र। ये पता है उस टाइम के दौरान ना, पहले लोग व्यवसायिक जो करते थे, जैसे आज हम करते हैं ना, हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम भी हुआ था, ऐसे प्रमाण मिले गए हैं। तो वो ज्यादातर मोती और सूती वस्त्र जो होते थे ना, उसका करते थे। हड़प्पा सभ्यता के बाट आमतौर पर किससे बने होते थे? ठीक है, चार्ट यानी चार्ट स्टोन के। हड़प्पा की मोहरों में आमतौर पर निम्नलिखित था। ठीक है, जानवर का चित्र था और यूनिकॉर्न के पाए जाते थे। करवाया था ना मैंने क्वेश्चन। हड़प्पा वासियों की लिपि किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई है? दोनों दिशाओं में। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दोनों। अब देखना कभी भी आप जाते हो, उनके कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो आज भी हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, उनकी ऐसे भी पाई गई है और उनकी ऐसी भी पाई गई है। ठीक है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, यानी दोनों दिशाओं में। सीलों पर सबसे अधिक किस जानवर के चित्र पाए गए हैं? यूनिकॉर्न बेल। हड़प्पा सभ्यता किन देशों में फैली हुई थी? इसका आंसर बहुत अच्छा है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान।
हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ। देखो वैसे तो ना बहुत अनेक कारण थे, ठीक है। आक्रमण नहीं देखा गया, बाढ़, जलवायु परिवर्तन देखा गया है, ठीक है। अनेकों कारण थे कि ना इसका पतन हुआ है। कौन सा हड़प्पा स्थल नृत्य करती कन्या की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, मोहनजोदारो में। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी कि 1921 में। हमने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट कर लिया है। हड़प्पा सभ्यता के गढ़ क्षेत्र का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता था। सार्वजनिक भवन के लिए किया जाता था। फाइंस की वस्तुएं निम्नलिखित से बनाई जाती थी। चमकीले पत्थर होते थे, उनसे बनाते थे। हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन आमतौर पर काले और लाल रंग के होते थे। ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए ऐसे। निचला हड़प्पा शहर थे, क्या था निचला हड़प्पा शहर? आवासीय क्षेत्र था। हड़प्पा वासी लेपिस लाउजुली का आयात कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से करते। टेराकोटा की मूर्तियां मुख्य रूप से दर्शाती है, क्या दर्शाती है? मातृ देवी यानी मदर गॉडेस। हड़प्पा वासी का मुख्य पालतू पशु था, क्या था? कुब्बड़ वाला बैल। हड़प्पा की मानक लंबाई माप थी, क्या थी? हाथी दांत का तराजू। कौन सी हड़प्पा साइट जलाशय का प्रमाण देती थी? धोलावीरा। हड़प्पा की दफनाधारण किस प्रकार थी? बताओ। दफनाना, दफनाने के प्रमाण मिले गए हैं उस टाइम पे। दाह संस्कार के प्रमाण नहीं मिले गए हैं उस टाइम पे, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि का प्रयोग करते थे वो, कि उस समय लोग लिख पढ़ नहीं पाते थे, चित्रों के अकॉर्डिंग वो दर्शाते थे। तो उस समय यूनिकॉर्न हो गया, बेल हो गया, ऐसे प्रमाण मिले गए हैं हमें उस टाइम पे। कौन सी साइट डॉक यार्ड प्लस गोदाम के लिए जानी जाती थी? बताओ। लोटल। हड़प्पा वासी का व्यापार हुआ किससे हुआ था? देखो मैंने बताया था ना, मेसोपोटामिया से हुआ था। हड़प्पाओं ने इस्तेमाल किया लकड़ी के हल। ये तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, पहले हमारे जो दादा परदादा थे, ठीक है, दादाजी थे, ठीक है, वो किसका प्रयोग करते थे? बैल, बैल बने होते थे, पीछे लकड़ी का हल होता था, बैल आगे चलते थे, वो जोतते थे ना खेत को। डॉकयार्ड के सबूत यह दर्शाते हैं कि हड़प्पा लोग जानते थे नाव निर्माण करना, समुद्री यात्रा करना, विदेशी व्यापार करना। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने बिजनेस यानी व्यवसाय किया मेसोपोटामिया के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है समुद्री व्यापार तो करते थे, ठीक है। तीनों ही वो करते थे। इस शहर में कोई किला नहीं था, ठीक है। सनहुदारो में कोई किला नहीं था। हड़प्पा के वजन का सामान्य अनुपात था 1:4:16। हड़प्पा जल निकासी प्रणाली इस प्रकार बनाई गई थी, भुने हुए यानी कि पके हुए ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ है? बताओ। 1520 में हुआ था, और अनेकों कारण थे इनके पतन का, ठीक है। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है फिनिश। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए, कंसेप्ट करवा दिया मैंने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने, एआई के क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने यहाँ पे खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कल, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि तभी तो जब वीडियो में डालूंगी तो नोटिफिकेशन आएगा आपको। और हम डेली इस एग्जाम की तैयारी करेंगे जीएस के लिए, 50 आउट ऑफ 50 के लिए। फटाफट में ये सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे, 5 मिनट वाली वीडियो भी लेकर आऊंगी मैं आपके लिए, ताकि जीएस आपका ऐसा पक्का हो जाए ना जैसे रीजनिंग मैथ्स करते हो आप, ठीक है। जीएस में बच्चे ना नंबर नहीं लेके आ पाते, वो यही रीजन है, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं क्वेश्चंस की। उनको लगता है कि कितनी प्रैक्टिस कर लो मार्क्स तो आएंगे ही नहीं। जीएस में फेल हो गए ना, तब तो किसी में भी आप पूरे मार्क्स लेके आ जाओ, ठीक है। आपको पता है पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, वो तो करना ही है। और पता है एक एक मार्क्स हमें पास होने के लिए जरूरी होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको जीएस भी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। मैं मंथली करंट अफेयर लेकर आऊंगी आपके लिए, आपने डे वाइज मत देखो करंट अफेयर, ठीक है। मंथली एक करंट अफेयर लेकर आऊंगी मैं आपके लिए, वो करंट अफेयर करना है,
ठीक है। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन विद कंसेप्ट में करवा ही रही हूँ आपको, ठीक है। सारा सिलेबस आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे डेली, ठीक है। और ना 5 मिनट की वीडियोस में डालूंगी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी, स्टैटिक जीके की डालूंगी मैं उसमें, क्योंकि ना जीके आप याद नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी मैं करवा रही हूँ, बस 5 मिनट की वीडियो होती है, चलते फिरते आप देख लेना, कभी भी मेट्रो में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है। वॉशरूम में भी आजकल बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं, वैसे तो नहीं लेके जाना चाहिए। तो आप फालतू में रीलें देखते हो, वही 5 मिनट की रिवीजन कर लो, ठीक है। वॉक करते हो, भाई वॉक भी तो करते हो ना इवनिंग में, पूरे दिन पढ़ते तो नहीं हो, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया करो, तो उस टाइम 5 मिनट वाली वीडियो देख लो। बहुत इजीली, मतलब बर्डन नहीं लेना है, पढ़ो, आपने कर दिया, उसको प्लेलिस्ट में सेव कर लो, ठीक है। जब फिर वर्क कर रहे हो, चलो वो वाली वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, चिल होके पढ़ो, देखना कैसे जीएस का सिलेबस खत्म होता है आपका। और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर दो, ताकि ना जो और भी बच्चे हैं जिनको नहीं खरीद पाते क्लासेस, या उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं कि रैंकर सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से ले लेना, और उसको ये लिंक पे मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, मैंने न्यू इंस्टाग्राम और टेलीग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। हम जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैंने एसएससी वालों के लिए यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अलग बनाया है, ताकि आप यहाँ पे ना बिल्कुल क्लियरली आप जीएस की ही तैयारी करो। बेसिकली हम जीएस ही यहाँ पे पढ़ाए आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।